गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के लिए हमें आवश्यकता किन किन चीज़ों की है। इसमें हमने जाना कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, और उसके बाद जाना हमने कि हमारी जो कैपिटल क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। यानी कि इसमें हमने जाना कि एसेट्स हमारी हमेशा इक्वल होती है लायबिलिटीज़ के बराबर। एसेट्स होती है जो जिसके ऊपर हमारा राइट होता है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। जैसे ये मार्कर क्या है, ये मेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये मैंने खरीदा है, यानी कि खरीदने के लिए मैंने इसका प्रतिफल भुगतान किया है, तो इसके ऊपर राइट किसका हुआ, मेरा है, तो ये क्या है, मेरी एसेट्स है। मैंने एक गाड़ी खरीदी है तो वो गाड़ी क्या है, वो मेरी एसेट है। उसके बाद इस गाड़ी को खरीदने के लिए मैंने किसी से HDFC बैंक से हमने लोन लिया है, तो वो क्या है, मेरी लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि उसका भुगतान हमने बाद में करना है। उसके बाद जो हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ है वो होगी हमारी ओनर्स की इक्विटी, यानी कि कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगाई है। उसके बाद एक्सटर्नल होगी जो हमने लोन बाहर के किसी अन्य व्यक्ति से लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो अब हम करते हैं। इसके साथ ही हम आज सम भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। इसमें स्टेप्स आते हैं। पहला कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देनों की पहचान करेंगे। कैसे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, क्या पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब ये देखना होगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, ये बिल किसने पे किया है। ये जैसे राम ने, जो इसका बिजनेस का ओनर था, उसने पे किया है, या फिर हमारे बिजनेस ने पे किया है। अब अगर राम ने पे किया है तो वो क्या होगी, लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कहने का मतलब है अगर कोई भी दायित्व तो मालिक ने, ओनर ने पे किया है तो वो इंटरनल लायबिलिटी आएगी, और अगर वो बिजनेस ने पे किया है तो वो क्या आएगी, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी आ जाएगी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आ जाएगी। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमने पे किया है, तो अगर राम ने किया है तो इंटरनल, क्योंकि वो बिजनेस का मालिक है। अगर बिजनेस ने किया है वो एक्सटर्नल, क्योंकि वो बिजनेस ने पे किया है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन हमने की कि ये किसने पे किया है। दूसरे स्टेप्स में हमारा आएगा कि जो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एसेट्स पे के ऊपर पड़ेगा, या फिर कैपिटल के ऊपर पड़ेगा, या फिर लायबिलिटीज के ऊपर पड़ेगा, या फिर इनकम के ऊपर पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या देखना है कि इन जो ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ये हमारी संपत्ति के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर, या फिर इनकम के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं सम स्टार्ट, जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। अच्छा, तो बच्चों देखो, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल जो कर रहे हैं वो है हमारा, देखो इन्होंने कहा कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। इन्होंने कहा है संदीप ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो पहले बच्चों, जो हमने फॉर्मेट बनाया है इसमें तो हमारी पर्टिकुलर्स आएंगे, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट्स है ये है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनी थी। अब देखिए एसेट्स, इसमें क्या क्या फर्क आएगा और क्या क्या इन्होंने लेन देन किया, ये हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इन्होंने कहा है, देखिए एसेट्स में क्या आएगी, एसेट्स में आ गया हमारा कैश। देखिए इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, नकदी में लगाए, तो फर्क क्या हुआ, इन्होंने बिजनेस में क्या आया, कैश आएंगी, वो हमारी एसेट्स है। तो कैश कितना आया, 1 लाख रुपए। उसके बाद जो कैश इन्होंने बिजनेस में लगाया जाता है वो क्या है, ओनर्स की इक्विटी है, यानी कि वो उसकी कैपिटल है। तो किसके ऊपर इफेक्ट हुआ, कैपिटल के ऊपर। तो इनके ऊपर, बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आगे देखो, ये था हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हुई ना, दोनों की दोनों इक्वल, यानी कि कैश भी हमारा 1 लाख और कैपिटल भी हमारी 1 लाख, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी हमारी इक्वल है। दूसरा इन्होंने कहा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नकदी में माल खरीदा 5000 रुपए का, फर्नीचर खरीदा है, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर, तो हमारी
एसेट्स बढ़ गई। तो क्या बढ़ गई? एसेट्स बढ़ गई। ठीक है, फर्नीचर खरीदा। और दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास से कैश गया है, तो किस किसके ऊपर इफेक्ट हुआ? एक फर्नीचर आया है, दूसरा हमारे पास से कैश गया है। तो प्यारे बच्चों देखो 1 लाख था, अब देखो 5,000 का फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर में तो जुड़ गया क्योंकि ये आया है। दूसरा नकदी हमारे पास से कम हुई है, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, ये हुई हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो 1 लाख में से 5,000 हमारा गया, तो कितना बैलेंस हमारे पास बचा? 95,000। उसके बाद का जो फर्नीचर है वो हमारा 5,000, और कैपिटल हमारी कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही हमारी कोई लायबिलिटी बनी है। तो प्यारे बच्चों अभी भी हमारा क्या है? 95,000 प्लस 5,000, ये कितना हो गया? 1 लाख। दोनों बराबर हो गए हमारे 2 लाख, सॉरी 1 लाख इस साइड का और 1 लाख इस साइड का, इनके अभी भी ये इक्वल बैलेंस है। अभी तीसरा जो पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स। गुड्स होता है माल, इनके स्टॉक इसको बोलते हैं। फॉर कैश, ये भी नकदी में खरीदा, तो हमारे पास क्या आ गया? स्टॉक। एक तीसरी आइटम हमारी बड़ी है, वो क्या है? हमारी स्टॉक। तो प्यारे बच्चों स्टॉक हमारे पास आया है, यानी कि कैश हमारे पास आया है कितने का? नहीं, कैश तो हमारे पास से गया है, स्टॉक आया है 20,000 का। तो स्टॉक यानी कि हमारा बढ़ गया है, माल को क्या बोलते हैं? स्टॉक। उसके बाद से हमारे पास से कैश गया है, कैश कितना गया है? क्योंकि हमने नकदी में खरीदा है, तो हमारा कैश क्या हो गया? कम हो गया है। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और ना ही इसके ऊपर और ना ही इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगली जो ट्रांजैक्शन है हमारी, इसमें जो इफेक्ट हुआ है ये हुआ हमारा 75,000 का, और फर्नीचर हमारा है 5,000 का, और ये है हमारा 20,000 का, और ये है हमारा 1 लाख की कैपिटल, प्लस में लायबिलिटी अभी तक हमारी नहीं बनी है। उसके बाद इन्होंने कहा परचेज गुड्स, अभी भी माल खरीदा है बट क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट का मतलब है ये तो नकदी में था, और ये क्या है? उधार है। क्या है ये? उधार है। वो है हमारा 36,000 रुपए का, यानी कि 36,000 रुपए का हमने माल उधार खरीदा है। ये भी एक तो स्टॉक तो हमारे पास आ गया, लेकिन कैश भी नहीं गया, तो क्या बन गए? हमारे लेनदार हो गए, क्योंकि हमने दूसरों से खरीदा है तो हमने तो पैसे देने पड़ेंगे, तो दूसरे हमारे क्या बने? लेनदार बने, यानी कि क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमारा स्टॉक आया है, स्टॉक से हमारी संपत्ति बढ़ी है, तो ये स्टॉक आ गया हमारा 36,000 का। ना कैश पे इफेक्ट हुआ है, ना फर्नीचर पे इफेक्ट हुआ है, दूसरा ना हमारी कैपिटल पे, और अब बढ़ गई हमारी लायबिलिटीज, क्योंकि हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर्स बन गए हैं। क्या बन गए? हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने बने? 36,000 के। अब देखो कैश हुआ हमारा 75,000 का, दूसरा हमारा ये फर्नीचर है, ये हो गया हमारा 5,000 का, और ये हो गया हमारा 56,000 का, और ये है हमारा 1 लाख की कैपिटल। अब बन गए हमारे लेनदार कितने? 36,000 के। उसके बाद है हमारी जो एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 40,000, यानी कि 40,000 रुपए का माल था जो हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। नकदी में जो 20% प्रॉफिट पे हमने ये 40,000 का माल बेच दिया है। अब देखिए प्रॉफिट कितना बनता है? 40,000 का 20%, 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000, यानी कि 8,000 हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। अब देखो प्यारे बच्चों अभी हमने कहा था कि 1 लाख की पूंजी क्या लगाई? राम ने लगाई। अब देखिए इन्होंने बिजनेस में दिए हैं 1 लाख रुपए, तो बिजनेस का भी तो ये दायित्व बनता है कि 1 लाख तो इसको चुकाए, साथ में जो लेन देन से हमने जो प्रॉफिट होता है वो भी किसको दे? राम को दे। तो राम को देगा तो क्या बढ़ जाएगी? इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जो प्रॉफिट हुआ है वो किस में जाएगा? 8,000 रुपए का इसकी कैपिटल में बढ़ जाएगा, यानी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ा है तो इसकी पूंजी बढ़ गई है। दूसरा इफेक्ट इसके ऊपर हुआ 40,000 का क्या था? गुड्स था। क्या था? गुड्स था। अभी देखिए गुड्स होता है हमारे स्टॉक में, अगर 40,000 का जो हमने माल बेच दिया है तो हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से क्या गया? माल चला गया है, गुड्स चला गया है। अगर गया है तो उसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद से हमारा नकदी में हमने बेचा है। अब देखो 40,000 का हमारा क्या था?
में हमने बेचा है, तो 48,000 से हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया। अब फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ना कैपिटल पे हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो ऐड हुआ है, और इसके ऊपर क्रेडिटर्स के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब देखिए ये हो गया हमारा 1,23,000 का हमारा कैश हो गया है, फर्नीचर हो गया हमारा 5,000 का। उसके बाद ये जो हमारे क्या थे स्टॉक था वो हमारा 16,000 का रह गया है। उसके बाद जो 1,08,000 का जो हमारी कैपिटल हो गई है, और 36,000 की हमारी क्या हो गई है, लायबिलिटीज हो गई है। अब इनको जोड़ के देखो, दोनों इक्वल आएंगे। देखो 1,23,000 प्लस 5,000 1,28,000, 1,28,000 में जोड़ेंगे हमारा 16,000, तो 1,44,000 हमारा क्या आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा। कितना हुआ टोटल, 1,44,000। और इस साइड का देखना 1,08,000 और 36 क्या हो गए, 1,44,000। यानी कि कोई भी लेन देन करे, चाहे हम एसेट्स और लायबिलिटी का जोड़ हमेशा इक्वल ही आएगा। अब देखिए ये तो थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखो इनका जो बैलेंस है ये लिखना हमने उसमें बैलेंस शीट में, इनका जो बैलेंस शीट हमें बैलेंस ये वाला लिखना है जो बैलेंस हमारा लास्ट में बचा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो अभी हम क्या बनाएंगे, इससे बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप जानते ही हैं। जो लेफ्ट साइड है हमारी क्या आएगी, लायबिलिटीज आएगी। क्या आएगी, लेफ्ट साइड है हमारी लायबिलिटी आएगी। देखो क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये साइड क्या है, लायबिलिटी साइड, ये इसका अमाउंट है, ये है हमारी एसेट्स, और ये है इसका अमाउंट। देखो एसेट्स में सबसे पहले कैश था जिसका बैलेंस था 1,23,000। उसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर का था बैलेंस हमारा 5,000। उसके बाद तो हमारा था स्टॉक, यानी कि गुड्स, क्या था स्टॉक, वो था हमारा 16,000। तो इनका जो टोटल हुआ वो हुआ 1,44,000। उसके बाद जो हमारी लायबिलिटी थी, कैपिटल थी हमारी 1,08,000। उसके बाद क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स थे हमारे 36,000। तो दोनों का जो जोड़ हुआ है वो कितना हुआ, ये। तो दोनों का जोड़ बराबर है, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी का जोड़ हमारा क्या रहा है, इक्वल रहा है। तो प्यारे बच्चों यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कि हमने जो लेन देन किया है वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एसेट्स और लायबिलिटी का जो जोड़ है वो हमेशा हमारा इक्वल रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा सम था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद के जो सम है वो हम 1 बाय 1 करते रहेंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों इसी कड़ी में हमारा जो अगला सम है, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर व्यवसाय की पूंजी 1,20,000 है एंड आउटसाइड लायबिलिटीज है हमारी 50,000 रुपए की, तो हमने निकालना क्या है, टोटल एसेट। हमने अभी बताया था कि जो हमारी एसेट्स है वो हमेशा हमारी किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी देखिए हमें दे क्या रखा है, एक तो हमारी कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपए की, तो हम कैपिटल में लिख देंगे 1,20,000 रुपए की हमारी क्या है, कैपिटल है। और जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो आएगी हमारी 50,000 रुपए की। तो हमारी क्या बच गई, एसेट्स बच गई 1,20,000 प्लस में 50,000, तो टोटल हुआ हमारा 1,70,000। तो प्यारे बच्चों इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का जोड़ हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। अगर हमें एसेट्स देती है और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं, और अगर हमें लायबिलिटी दे रखी है हम एसेट्स और लायबिलिटी देती है तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं, और अगर लायबिलिटी और कैपिटल देती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एसेट्स निकाल सकते हैं। तो इसी में अगला देखते हैं हम, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यही रूल हमारा इसमें लागू होगा कि जो हमारी एसेट्स है वो किसके इक्वल होती हैं, लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। इसके बराबर होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो एसेट्स को हमारी कितनी ले रखी है, 1,30,000 की। कितनी ले रखी है, 1,30,000 रुपए की। और इसी में हमारी जो कैपिटल है वो कितने की है, 80,000 रुपए की। कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपए की। क्या नहीं ले रखा, लायबिलिटी। तो हमें निकालना क्या है, क्रेडिटर निकालना है। तो इसी लायबिलिटीज में ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, इसी में हमारा जो क्रेडिटर्स होता है वो इसी में इंक्लूड होता है। तो हमने क्रेडिटर्स निकालना है। अब जिसको निकालना उसको यही छोड़ देते हैं और जिसको नहीं, जिसका बैलेंस दे रखा है उसको यहाँ ले आते हैं। 1,30,000 हमारा बैलेंस दे रखा है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तो अगर इक्वल से इस साइड आता है तो हमारा माइनस का निशान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस। क्या रहा, 1,30,000 में से 80,000 गए तो हमारा 50,000 क्या बच गए, क्रेडिटर्स बच गए। तो प्यारे बच्चों, अभी जैसे हमने फर्स्ट सम किया था उसमें एसेट्स और लायबिलिटी की अनेकों ट्रांजैक्शंस हमने की थी, फिर भी जो हमारा क्या रहा था, एसेट्स और लायबिलिटी का जोड़ इक्वल रहा था। अभी दूसरे सम में हमने एसेट्स निकाली है जिसमें हमारा कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है। तीसरे सम में हमने क्या दे रखा है, एसेट्स दे रखी है और हमारी कैपिटल दे रखी है, हमने क्रेडिटर्स को निकाला है। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है।